नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। मनीष सिसोदिया ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। गिरफ्तारी को दी गई चुनौती, तत्काल सुनवाई की गई मांग। कांग्रेस ने खादी को बोला अलविदा, लेकिन शराब से बड़ी नजदीकियां। नाराज हो पार्टी नेता ने अलकमान को लिखा खत। भारत से टल गया आतंकी खतरा, पकड़ा गया पाक चीन वाला डेंजरस मैन। अब पूछताछ में सरफराज उगलेगा राज। बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा इंदौर का सरफराज मेनन। पाकिस्तान चीन में ली है ट्रेनिंग। एनआईए ने अखिल गगोई के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र। कहा, माओवादी गतिविधियों के सरगना है विधायक। मंगलवार होगा पेश महागठबंधन सरकार का पहला बजट। 8 लाख नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बड़े ऐलान की है उम्मीद। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने आज यानी कि मंगलवार को ही जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध भी किया है। मनीष सिसोदिया के पक्ष का यह भी कहना है कि मनीष जांच में सहयोग कर रहे थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अवैध है। जबकि सीबीआई ने ये कहते हुए मनीष सिसोदिया का रिमांड लिया है कि वे सवालों का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दे रहे हैं और जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए मंगलवार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सीबीआई कोर्ट ने बीते सोमवार को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेजा था। हालांकि पूछताछ के दौरान अधिकारियों को सीबीआई कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। आदेश के मुताबिक सिसोदिया से सीबीआई उसी जगह पूछताछ कर सकती है जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों और फुटेज संरक्षित की जा सके। हर 2 दिन पर सिसोदिया की मेडिकल जांच होगी। इसके अलावा सिसोदिया हर शाम 6 से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए अपने वकीलों से मिल सकते हैं। इस दौरान सीबीआई के लोग उनकी बातचीत को नहीं सुन सकते। सिसोदिया को हर दिन अपनी पत्नी से 15 मिनट तक मिलने की इजाजत दी जाएगी। कांग्रेस के संविधान में बदलाव से केरल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीएम सुधीरन नाराज हो गए हैं और उन्होंने इसका विरोध करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल को पत्र लिखा है। दरअसल शराब से दूर रहने और हमेशा खादी पहनने की जरूरत को कांग्रेस के संविधान से हटा दिया गया है और यही बात है कि केरल के नेता सुधीरन को अच्छी नहीं लगी। ये एक ऐसा बदलाव है जो समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रेरित किया गया हो सकता है, लेकिन फिलहाल पार्टी के कुछ नेता इससे सहमत दिखा रहे हैं और कुछ नहीं दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस में ये एक विरोध सा हो रहा है कि कोई चाहता है कि वो खादी के साथ पक्ष में रहे और कोई खादी के विपक्ष में। और इसी में रायपुर में संपन्न कांग्रेस के 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन में यह फैसला लिया गया था। परिवर्तित संविधान कहता है कि पार्टी केवल उन सदस्यों को ही शामिल करेगी जो साइकोट्रोपिक पदार्थों के प्रतिबंधित दबाव और नशीले पदार्थों के उपयोग से ही दूर रहेंगे। पार्टी संविधान के पिछले संस्करण में अनुच्छेद 5 में कहा गया था ये बात।
वो प्रमाणित खादी का ही एक अदालत और आवेदन बुनकर ही मादक पेय और नशीली दवाओं से ही दूर रहता है। भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने वाला संदिग्ध आतंकवादी को हिरासत में ले लिया गया है। एनआईए से इनपुट मिलने के बाद सक्रिय हुए इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरफराज मेनन को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र एटीएस के एनआईए की टीम जल्द ही उसे पूछताछ करेगी। जांच एजेंसियां सरफराज के ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि उसकी प्लानिंग कहाँ थी, क्या थी और साजिश में और कौन-कौन शामिल है। सरफराज मेनन पर पाकिस्तान, चीन और हांगकांग में ट्रेनिंग लेने का भी आरोप है। ऐसे में सरफराज से पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इंदौर पुलिस के खुफिया विभाग की टीम संदिग्ध आतंकी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने इंदौर के ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी सरफराज मेमन को लेकर अलर्ट भी जारी किया था। एनआईए के ओर से जारी अलर्ट में कहा गया था कि यह खतरनाक आतंकी देश में बड़ा हमला करने के फिराक में घूम रहा है। एनआईए की मुंबई पुलिस को ईमेल कर सरफराज मेमन का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड भेजा गया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस से इस बाबत संपर्क साधा था। मुंबई पुलिस ने बताया था कि इंदौर के चंदन नगर थाना इलाके में ग्रीन पार्क कॉलोनी का रहने वाला सरफराज मेमन पाकिस्तान, चीन और हांगकांग से ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा है और वो देश में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। इसके बाद ही इंदौर पुलिस भी चौकन्नी हो गई और सरफराज की तलाश में जुट गई। मिनी मुंबई के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर अब सामने आ रही है। यहाँ का एक शख्स पाकिस्तान, चीन और हांगकांग से ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा है और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये शख्स और कोई नहीं बल्कि सरफराज मेमन है और वो देश में बड़ा आतंकी हमला करने की भी साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसी ने इस बात की अलर्ट भी जारी कर दी थी। संदिग्ध खतरनाक आतंकी फिलहाल आजाद घूम रहा था, लेकिन अब वो एनआईए के पकड़ में है। मुंबई पुलिस ने इस बाबत इंदौर पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और दस्तावेज भी मुहैया करवाया है। पुलिस ने संदिग्ध आतंकी के घर पर दबिश भी दी, लेकिन वो वहां पर नहीं मिल पाया। उसके मुंबई में होने की आशंका जताई जा रही थी। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इंदौर के ग्रीन पार्क कॉलोनी से सरफराज मेमन को निकाला और इस बाबत उन्होंने अलर्ट भी जारी किया था। अलर्ट में कहा गया था कि खतरनाक आतंकी देश में घुसा हुआ है और एक बड़े हमले के फिराक में घूम रहा है। एनआईए ने मुंबई पुलिस को मेल कर सरफराज का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड मुहैया करवाया था और इसी में इंदौर पुलिस के हाथ ग्रीन पार्क कॉलोनी का रहने वाला सरफराज मेमन लगा, जो कि पाकिस्तान, चीन और हांगकांग से ट्रेनिंग लेकर भारत आया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से यह कहा है कि असम से विधायक अखिल गगोई को जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो राज्य में माओवादी गतिविधियों के एक सरगना है। असम में 2019 में संशोधित नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भी भाजपा ने केंद्र सरकार के खिलाफ कथित तौर पर मुखर रहे निर्दलीय विधायक ने 9 फरवरी के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने एक एनआईए अदालत को उनके खिलाफ 2 मामलों में एक में आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ने के लिए अनुमति दी थी और न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने गगोई को 3 मार्च तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुए कहा था कि वो शुक्रवार को विषय की सुनवाई करेगी। सुनवाई शुरू होने पर एनआईए की ओर से शीर्ष अदालत न्यायालय में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एजेंसी द्वारा दाखिल आरोप पत्र का हवाला दिया और कहा कि गगोई पूर्वोत्तर राज्य में माओवादी गतिविधियों के एक सरगना है। बिहार विधानसभा में
मंगलवार को वार्षिक वर्ष 2023-24 का बजट पेश होने वाला है। दोपहर 2 बजे से बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी बिहार में बनी महागठबंधन की सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। इस बजट को लेकर आमजनों के साथ राजनीतिक दलों की भी उम्मीद बढ़ी हुई है। बिहार में दूसरी बार महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब बिहार सरकार बजट पेश करेगी। ऐसे में बिहार के लोगों को उम्मीद है कि नए सरकार बजट में नौकरियों और विकास योजनाओं को लेकर एक बड़ा प्रावधान करेगी। दरअसल बिहार में बीते साल महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम लगातार बिहार में नौकरियों को लेकर कई बड़े वादे कर चुके हैं। ऐसे में जब दोनों की इस सरकार का आज पहला बजट पेश होने वाला है तो संभावनाएं हैं कि बजट में नौकरियों को लेकर कुछ ऐलान हो सकता है। इसके अलावा भी शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई बड़े प्रावधान की घोषणा की जा सकती है। मंगलवार पेश होने वाले बजट में 8 लाख नौकरी देने पर जोर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वही सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नौकरियों को लेकर बड़ा बड़ा बात किया है कि जैसे जिसे पूरा करने की दिशा में ही आज के बजट में घोषणाएं हो सकती है। अब उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि ज्यादा वैकेंसी पैदा करने के लिए ज्यादा बजट दिया जा सकता है। नौकरी के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में भी निवेश को लेकर बजट में जोर रहने की उम्मीद है। कृषि और किसानों को रियायत देने से संबंधित बजट में प्रावधान होने की भी उम्मीद है। इस बजट में 7 निश्चय पार्ट 2 का पूरा करने को लेकर बड़ा बजट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सशस्त्र बलों के योग्य पेंशनभोगियों को किस्तों में बन रखे वन पेंशन यानी कि ओआरओपी के बकाया के भुगतान के संबंध में 20 जनवरी के पत्र को लेकर रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जी.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन को बताया, यहाँ आप युद्ध नहीं रहे हैं और यहाँ आप कानून के शासन के तरह लड़ रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अपने घरों को व्यवस्थित करें। ये रक्षा मंत्रालय के लिए इसके बारे में जानने का तरीका बिल्कुल नहीं है। रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वेंकटरमन ने कहा, 8 लाख पेंशनरों 2,500 करोड़ रुपए की एक किस्त पहले ही जमा की जा चुकी है और हमने वचन दिया है कि परिवार के लिए ये 31 मार्च से पहले होगा। शेष राशि हम भुगतान कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम भुगतान नहीं कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने मंत्रालय से सचिव द्वारा जारी पत्र पर आपत्ति जताई और उन्हें इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया। दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई होने के तक छुट्टी के बाद ही निर्धारित की। पिछले साल मार्च में शीर्ष अदालत ने केंद्र के फॉर्मूले के खिलाफ अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन के माध्यम से भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत ने 9 जनवरी को केंद्र को सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनरों और ओआरओपी के कुल बकाया के भुगतान के लिए 15 मार्च तक का समय दिया था। बाद में सरकार ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को ओआरओपी योजना के तहत बकाया के भुगतान के लिए 15 मार्च तय समय बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
तमाम विवादों और आलोचनाओं के बीच एलन मस्क फिर दुनिया के सबसे बड़े धनकुबेर बन गए हैं। उन्होंने फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ट को पीछे छोड़कर करीब 1 साल बाद ये रुतबा हासिल किया। ट्विटर की डील पूरी करने के बाद से ही एलन मस्क दबाव में चल रहे थे, लेकिन ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के ताजा सूची में उनका दबदबा एक बार फिर कायम हो गया है। दरअसल मास्क को दोबारा नंबर 1 की कुर्सी तक पहुंचने में टेस्ला के शेयरों ने बड़ी भूमिका निभाई है। टेस्ला इंक के शेयरों का मूल्य 2023 में सिर्फ 2 महीने में 90% चढ़ चुका है, जिससे एलन मस्क की संपत्तियों में भी तेजी से इजाफा हुआ। 28 फरवरी 2023 को एलन मस्क की कुल संपत्ति 187 अरब डॉलर करीब 15.14 लाख करोड़ रुपया आंकी गई है। सिर्फ 2023 में यानी कि 2 महीने में ही उनकी संपत्ति में 50 अरब डॉलर यानी कि करीब 4 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जो 36% की तेज बढ़ोतरी है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि अमृत सरोवर योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में 75 से अधिक सरोवर बनाए जाएंगे। 30 जून तक पूरे प्रदेश में 2796 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव सोहना ब्लॉक के गांव हरियाखेड़ा गांव डोला में बनाए जा रहे हैं अमृत सरोवर का निरीक्षण करने सोमवार को यहां पहुंची थी। यहां वो मीडिया से भी मुखबिर हुई और अमृत सरोवर योजना की जानकारी साझा की। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा है कि इस कार्यक्रम में जनभागीदारी होना भी बहुत जरूरी है। जब तक यूजर बॉडी नहीं बनाई जाती है तब तक ये योजना कामयाब नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक गांव में बनने वाले जल सरोवर का नामकरण गांव के वीर शहीदों के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार प्रदेश के भूजल स्तरों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। उसी के चलते जगह जगह पर अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। जब तक प्रदेश में 55% तक काम पूरा हो चुका है। मुख्य सचिव ने सख्त तौर पर यह कहा है कि जोहड़ों व तालाबों पर अतिक्रमण वाले चाहे कितने सूखदार हो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर गंगा जल के प्रोजेक्ट चेयरमैन ने ये भी बताया कि हरियाणा में अधिकतर गांव बेरवल के पानी से ही डिपेंड होते हैं। इसी के चलते अमृत सरोवर पर कार्य किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही यहाँ जेहद गंगे नाले के रूप में ही बदल गए थे, जिन्हें अब दुरुस्त किया जा रहा है। इस योजना के तहत पानी को ट्रीट करने इन तालाबों में ले जाया जाता है, जिससे गांव का जलस्तर बढ़ता है। पश्चिम राजस्थान के सरहदी बाड़मेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ की लागत से लवकुश वाटिका विकसित की जा रही है। मार्च के अंतिम सप्ताह तक आमजन के लिए इस वाटिका को खोल दिया जाएगा। सबसे खास बात इस वाटिका की यह है कि ये जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने हर जिले में लव कुश वाटिका तैयार करने की पहल की है। कंधा मिलाने वाले सरहदी बाड़मेर जिले में अब टूरिज्म को और अधिक पंख लगेंगे। बाड़मेर शहर के 25 किलोमीटर दूर स्थित जूना बाड़मेर की पहाड़ियों पर 2 करोड़ की लागत से नाहरगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क की तरह विकसित किया जा रहा है। पहाड़ियों के बीच बसे 700 साल पुराने गांव को देख आज भी किले, दीवारों और पुराने खंडहर बाड़मेर के इतिहास की कहानी बयां कर रहे हैं। पहाड़ियों के बीच साफ सफाई के बाद यहां वन विभाग 2000 पौधे लगाकर लवकुश वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। वन विभाग की 10 हेक्टेयर जमीन पर 2 करोड़ की लागत से लवकुश वाटिका का निर्माण कर रही है। लवकुश वाटिका में वॉच टावर, नेचुरल पाथ, इंटरप्रेटेशन सेंटर, एनीकट झोपड़े बनाए जाएंगे। साथ ही वाटिका में सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके साथ ही प्राचीन घर, जल स्रोत और किले की दीवारों का रखरखाव कर विकसित किया जा रहा है। जल्दी लवकुश वाटिका आम जन के लिए भी खोल दिया जाएगा।
इससे पर्यटकों को पहाड़ियों में सुकून मिलेगा। सबसे खास बात इसकी यह है कि इसमें बेस्ट से बेस्ट तरीकों को अपनाया गया है और आकर्षक बनाया गया है। जिला कलेक्टर लोक बंधु यादव, उपवन संरक्षक संजय प्रकाश भादु सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने लव कुश वाटिका का निरीक्षण कर जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के झांसी जिले से मेकअप की शौकीन महिलाओं के लिए एक चौंकाने वाली खबर है। झांसी के बाजारों में बड़े पैमानों पर ब्रांडेड कंपनियों के नगरी कॉस्मेटिक के उत्पाद लोगों को बेचा जा रहा है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब मऊरानीपुर तहसील में भारी पुलिस बल के साथ लखनऊ से आई टीम ने 3 दुकानों पर छापा मारकर भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के कॉस्मेटिक के नकली उत्पाद बरामद कर लिए। मऊरानीपुर कस्बे में कृष्ण जनरल स्टोर, रामा जनरल स्टोर, पंकज जनरल स्टोर नाम के 3 दुकानों में मुंबई और लखनऊ से आए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ छापा मारा। तीनों ही दुकानों में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के नकली कॉस्मेटिक के उत्पाद मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि नयनतारा का यह कहना है कि झांसी जिले के मऊरानीपुर कस्बे से कई महीनों से यह सूचना मिल रही थी कि कस्बे के कई दुकानों में बड़े पैमाने पर खुले आम ब्रांडेड कंपनियों के कॉस्मेटिक के आइटम बेचे जा रहे हैं, जो मेकअप के शौकीन लोगों के स्किन के लिए काफी हानिकारक साबित हो रहे हैं। ब्रांडेड कंपनियों के नकली मेकअप के उत्पाद को चेहरे और शरीर पर लगाकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस बल के साथ सटीक सूचना के आधार पर ही टीम ने 3 दुकानों को ढेर कर उसकी तलाशी लिए तो भारी मात्रा में लेकम कंपनी के उत्पाद बरामद हुए। पूरे मामले पर झांसी जिले के पुलिस अफसरों का यह कहना है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी लखनऊ शाखा के अफसरों की तस्दीर के आधार पर ही ब्रांडेड कंपनियों के कॉस्मेटिक उत्पाद बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम को मामले की जांच के लिए लाया गया है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।